हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है थर्मल इंजरी, जिसे हम तापजव्रण कहते हैं और आचार्य बागभट्ट ने इसको प्रमाददग्ध कहा है। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है? दे आर डिफाइंड एज इंजुरीज कॉज बाय सम फॉर्म ऑफ हीट और कॉज बाय केमिकल सब्सटेंस। किसी केमिकल सब्सटेंस से या किसी भी प्रकार की हीट से जो इंजरी होती है उसे हम थर्मल इंजरी कहते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरी। इस क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए फार्मूला है बीएससी रील। बीएससी रील से हम इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर पाएंगे। बी से हो जाएगा बर्न। बर्न क्या होता है? ड्यू टू फ्लेम आर हॉट मेटल, स्कैल्स ड्यू टू मॉइस्ट हीट, जैसे कि गर्म पानी से जल जाना, गर्म तेल से जल जाना, गर्म चाय से जल जाना, गर्म घी से जल जाना, गर्म दूध से जल जाना, यानी किसी भी लिक्विड चीज़ से जलेगा तो हम इसे स्कैल्स कहेंगे, और किसी सॉलिड चीज़ से जलता है तो उसे हम बर्न कहेंगे। ठीक है। इसके बाद सी से आता है केमिकल बर्न। ड्यू टू कोरोसिव, यदि कोरोसिव से बर्न होता है तो उसे हम केमिकल बर्न कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि जो एसिड अटैक होता है, ठीक है, एसिड अटैक जो होता है उसे हम विट्रियोलेज कहते हैं। विट्रियोलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि थ्रो किया जाता है एसिड को। एसिड कैसे डाला है? एसिड थ्रोइंग, है ना, या विट्रियोल अटैक होता है, इसलिए हम इसे विट्रियोलेज कहते हैं। सो एन एसिड अटैक आल्सो कॉल्ड एसिड थ्रोइंग या विट्रियोल अटैक और विट्रियोलेज is a form of violent assault in involving the act of throwing acid or substance or similarly corrosives on the body of another with the intention of disfigure, torture, kill and maim। तो ये एक हिंसक अपराध है जिसमें कि एसिड का थ्रो किया जाता है और या किसी कोरोसिव्स का थ्रो किया जाता है, और उसका इंटेंशन क्या होता है? जिसके ऊपर थ्रो किया जा रहा है उसको डिसफिगर कर देना, टॉर्चर करना, किल करना, या उसको में अपंग बना देना। ठीक है। इसके बाद आता है सी केमिकल बर्न तक होगा। इसके बाद आर रेडिएशन बर्न। इससे किससे होगा? ये ड्यू टू एक्सरे, यूवी रेज, लेज़र etc। इलेक्ट्रिक बर्न, ई से इलेक्ट्रिक बर्न, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट होगा। एक्सप्लोजिव बर्न, ये किससे होगा? ड्यू टू हीट, मैकेनिकल फोर्स एंड ब्लास्ट। और उसके बाद आता है एल से क्या होगा? लाइटनिंग बर्न, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। तो व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर अल्टर्ड बाय डिजीज़। किसी डिजीज़ के हो जाने पर नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी कैसे चेंज हो जाती है। इन बर्न केस रिजल्ट इन सीजिंग ऑफ एयर का जल जाना, बर्निंग ऑफ सुपरफिशियल एंड डीपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस की सुपरफिशियल एंड डीप लेयर का जल जाना, एंड में भी डीपर बॉडी पार्ट्स भी जल सकते हैं। इन माइनर इंजरीज देयर में जस्ट बी रनिंग एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन, एंड इन बर्न केस रिजल्ट इन कोagulation, necrosis of tissues। Coagulation means clotting of blood. Okay, clotting of blood means blood change from a liquid to gel, लिक्विड से जेल जेली जैसा हो जाता है। एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज़ को यदि हम समझें तो ये क्या होता है? प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल्स होता है। ठीक है। प्रीमेच्योर डेथ ऑफ लिविंग सेल्स इन लिविंग टिश्यूज़ बाय ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ओके। तो नेक्रोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल इंजरी
which results in the premature death of cells in living tissues by autolysis. डैमेज ऑफ कैपिलरीज मिलता है इन बर्न के केस में, सेरिब्रल एंड पल्मोनरी एडिमा, सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस ऑफ लीवर, ट्यूबुलर नेक्रोसिस ऑफ किडनी, हेमरेज इन एड्रिनल्स. आफ्टर अबाउट 1 week देयर रिजल्ट्स कर्लिंग्स ड्यूरेनल अल्सर्स. ठीक है. एंड जो कर्लिंग ड्यूरेनल अल्सर है ये किस में मिलता है? एक्यूट गैस्ट्रिक इरोजन्स, इसमें एक्यूट गैस्ट्रिक इरोजन मिलता है. कर्लिंग जो अल्सर होता है उसमें एक्यूट गैस्ट्रिक इरोजन मिलता है. और व्हाट इज़ इरोजन? इरोजन का मतलब होता है कि एज इज एन ईटिंग अवे ऑफ अ सरफेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई स्किन इरोजन इज स्किन इरोजन में क्या होता है, वहाँ का जो एपिडर्मिस है वो पूरी तरीके से पास हो जाए, निकल जाए. ठीक है ना, या उसका पूरा लॉस हो जाता है. तो इन फॉर एग्जांपल स्किन इरोजन इज द लॉस ऑफ पार्ट और ऑल द एपिडर्मिस. ठीक है. तो एक्यूट गैस्ट्रिक इरोजन मीन्स क्या हुआ, वहाँ जो गैस्ट्रिक लेयर्स हैं वो सारी पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं, ईटिंग अवे हो जाती हैं, वो लॉस हो जाता है. और ये कब होता है? ये सीवियर बर्न के केस में कॉम्प्लिकेशन के तौर पे होता है. उसका कारण क्या होता है? ड्यू टू हाइपोवोलीमिया एंड प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. साथ ही इस्चीमिया हो जाता है. इस्चीमिया क्या होता है? ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे रेडनेस, कंजेशन ज़्यादा मिलता है एंड सेल नेक्रोसिस मिलता है. ठीक है. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कर्लिंग अल्सर किस में मिलता है. तो कर्लिंग ड्यूरेनल अल्सर हमें किस में मिलता है? कर्लिंग ड्यूरेनल अल्सर बर्न के केस में मिलता है. विच टाइप ऑफ बर्न? सीवियर बर्न के केस में मिलता है. इसके बाद आता है कि जो सडन डेथ होती है बर्न के केस में, उसका कारण होता है तो न्यूरोजेनिक शॉक होगा या सफोकेशन होगा ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ गैसेस. ऐसा तो होता नहीं है कि बर्न हुआ और उसकी डेथ हो जाती है. बर्न के केसेस में जो अभी सडन डेथ हो रही है इसका मतलब या तो न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन आ गई या जो इनरेस्पिरेबल गैसेस का इनहेलेशन कर लिया है जिसकी वजह से उसे सफोकेशन हो गया है. ठीक है. इसके बाद इन इंजरीज विच इन्वॉल्व मसल्स कंस्ट्रक्शन डिफॉर्मिटी रिजल्ट्स. यदि मसल्स भी बर्न हो गई हैं तो अपंगता या कोई ना कोई विकृतीय विकार उसमें आ जाता है. देन अब आता है साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है. साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ने के पहले एक और पैथोफिजियोलॉजी इसकी बता देते हैं कि उस पैथोफिजियोलॉजी में सब, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्न के केस में क्या होता है? डैमेज ऑफ कैपिलरी होता है. यदि कैपिलरी डैमेज हो जाएंगी, कैपिलरी यदि डैमेज होंगी तो वो डायलेट हो जाएंगे ना, तो कैपिलरी डायलेशन हो जाता है. और यदि कैपिलरी डायलेट हो जाएंगी तो परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और यदि परमिबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है, लॉस ऑफ प्रोटीन होता है. यदि लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो हाइपोवोलीमिक कंडीशन आ जाएगी. लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा एंड लॉस ऑफ प्रोटीन हो जाने की वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन आएगी. और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से सर्कुलेटरी फेलियर और रेनल फेलियर की कंडीशन आती है. ठीक है. इसके बाद आता है एज ऑफ इंजरी. एज ऑफ इंजरी सभी इंजरीज़ में हम पढ़ते हैं कि एज ऑफ इंजरी. एज ऑफ इंजरी से हमें क्या पता चलता है? हीलिंग ऑफ इंजरी. जब बर्न के केस में जब फ्रेश होता है तब रेड कलर का होता है. और यदि कैरोसिन से पेट्रोल का बर्न है तो ब्लैक एंड सूटी मिलता है, कार्बन पार्टिकल युक्त. 0 से 1 दिन में उसमें सैरोसैंगेनियस डिस्चार्ज होगा. ठीक है. यदि 1 दिन बाद आता है तो उसमें डिस्चार्ज होने लगेगा सैरोसैंगेनियस. 2 से 3 दिन बाद यदि केस आता है तो पस भी दिखने लगेगा.
एक हफ्ते बाद आता है तो सुपरफिशियल स्लफ इज़ लॉस्ट। सुपरफिशियल स्लफ इज़ लॉस्ट। स्लफ क्या होता है? एक शेड होता है या रिमूवल ऑफ डेड स्किन। एक हफ्ते बाद जो डेड स्किन है बर्न की वो रिमूव हो जाती है, इसलिए कहा गया है कि सुपरफिशियल स्लफ इज लॉस्ट हो जाता है। एक हफ्ते बाद पेशेंट आता है। आफ्टर 2 वीक्स डीप स्लफ इज लॉस्ट। 2 हफ्ते बाद जो डीप डेड स्किन है वो भी क्या हो जाती है? निकल जाती है। फर्दर हीलिंग इज़ बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू। आगे की जो हीलिंग है वो कणिका युक्त ऊतकों के द्वारा होती है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन द रेट ऑफ हीलिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 1 mm पर डे। यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है तो हीलिंग जो होती है 1 mm पर डे के हिसाब से होती है। इन स्कैल्स एंड ब्लिस्टर अपीयर इन 2 to 3 आवर्स। स्कैल्स में जो चूँकि लिक्विड बर्न है, इसमें जो ब्लिस्टर अपीयर होता है वो 2 से 3 घंटे में ही अपीयर हो जाता है। ब्लिस्टर अपीयर इन 2 to 3 आवर्स। तो ये हमने पढ़ लिया एज ऑफ इंजरी। ठीक है, अब एज ऑफ इंजरी हो गया। इसके बाद अब हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट का ये जनरल एक गाइडलाइन दिया हुआ है। बाकी ट्रीटमेंट तो कंडीशनल होगा, किस तरीके का बर्न का केस आया है, लेकिन जनरली बर्न के केस में जो गाइडलाइन अपनाई जाती है वो क्या होती है? द गाइडिंग प्रिंसिपल आर, सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन होती है, तो उसे पुनः स्थिति उसी स्थिति में लाना। रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया उसको फिर से पुनः वापस उसी स्थिति में लाना। रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड गैस लेवल्स को पुनः उसकी वापस स्थिति में लाना। ठीक है, केयर ऑफ बर्न सरफेस, जहाँ जो लोकल जो है बर्न सरफेस की केयर करना। प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी फेलियर एंड रीनल फेलियर। ठीक है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस से बचाना है, जैसे सर्कुलेटरी फेलियर है, रीनल फेलियर है, इससे उसे बचाना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है पार्ट 1 मैंने ख़त्म किया यहाँ से, और नेक्स्ट पार्ट 2 होगा जिसमें एक्सटेंट ऑफ बर्न, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बर्न, PM अपीयरेंसेस और जो उसके क्लासिफिकेशन में जो टाइप्स आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सो थैंक यू सो मच।